हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th सोशल साइंस के थीम 3rd एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस थीम में आपका चैप्टर रहेगा द डायनामिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो में हमने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देख लें। एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स दैट सराउंड्स द अर्थ एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल। एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारी गैसेस देखने को मिलेंगी, वाटर वेपर्स इसमें होते हैं और साथ ही डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जिन्होंने हमारी पूरी अर्थ को कवर किया होता है। ठीक है, अब मेजर गैसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर है नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन जो है ये 78% है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट, इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग डायरेक्टली और प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने नाइट्रोजन में लिखने हैं। सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% है, इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस। ठीक है, दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन के बाद आती है और इट इज़ नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग, स्पोर्ट्स कंबशन, बर्निंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, और ऑक्सीजन आप जानते हैं ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पर आर्गन है। ठीक है, ये 0.93% है, इट इज़ एन इनर्ट गैस, इट डज नॉट रिएक्ट ईजिली, इट हैज़ नो डायरेक्ट रोल इन लाइफ प्रोसेसेस। हमारी लाइफ प्रोसेसेस में इसका कोई डायरेक्ट खास रोल नहीं है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आती है। एंड द फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये 0.03% से 0.04% तक है। इट इज़ वेरी स्मॉल इन अमाउंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। एंड द लास्ट इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर। ये भी आपने याद रखना है। बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल पॉइंट्स हैं, आप इनको ऐसे ही याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, एक्चुअली देयर आर 5 मेन लेयर्स। ठीक है, वो टेम्परेचर और हाइट के बेस पर हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, उनमें नंबर 1 है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे लोएस्ट लेयर है और ये कहाँ से कहाँ तक है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 8 किलोमीटर नियर द पोल्स। ठीक है, कहाँ से? 8 किलोमीटर नियर द पोल्स टू 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर। पोल से लेकर इक्वेटर तक, करीब करीब इक्वेटर तक। ठीक है, मीन्स 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड है। दूसरा, इट कंटेन्स अबाउट 75% ऑफ टोटल एयर। टोटल एयर ट्रोपोस्फेयर पर 75% है। जितना भी वेदर फिनोमिना है, रेन, क्लाउड, स्टॉर्म्स, सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एंड वेदर। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वेदर के लिए भी, क्योंकि ऑल वेदर फिनोमिना, जितना भी वेदर फिनोमिना है, जो बारिश, क्लाउड्स, स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर डिक्रीजेज। अब इस लेयर में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। ठीक है, जैसा जैसे आप हाइट पर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है? इट अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। हर 165 मीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है। दूसरे नंबर पर है स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर ये ट्रोपोस्फेयर के बाद है। ठीक है, इट लाइज अबाउ ट्रोपोस्फेयर और ये कहाँ से कहाँ तक है? इट एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 50 किलोमीटर अबाउ अर्थ। अर्थ से ये ऊपर 50 किलोमीटर तक है। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, और क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट एंड इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेज। ठीक है, एयरक्राफ्ट स्मूथली यहाँ पर ट्रेवल करते हैं, तो एयरक्राफ्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस लेयर में। थर्ड नंबर पर है मेसोस्फेयर और इट एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर। ठीक है, इसकी रेंज जो है वो 80 किलोमीटर तक है। यहाँ पर अगेन फिर से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अर्थ की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, ये भी आपने याद रखना है। एंड द लास्ट इज मीटियर्स बर्न हेयर, दैट इज शूटिंग स्टार। इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। देन फोर्थ है थर्मोस्फेयर। देखिए इसको हम आयोनोस्फेयर भी कहते हैं और ये अप टू 450 किलोमीटर तक है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है
और इट हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सोस्फेयर है, ये आउटरमोस्ट लेयर है एंड इट इज़ अबाउ 450 किलोमीटर। यहाँ पर आपको वेरी थिन हेयर जो देखने को मिलेगी। सैटेलाइट्स जो हैं वो मूव यहाँ पर करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देन सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड एनालाइज हाउ दे कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ रीजन। वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कैसे वो मिलकर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी वेदर जो है वो किन किन चीज़ों से बनता है। सबसे पहले वेदर है क्या? वेदर क्या है? इट इज़ डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो नंबर 1 क्या है? टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर कहते हैं और इसको मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से। ठीक है, इसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। और टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस होता है? देखो लैटिट्यूड से। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर, देन हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है, ये लैटिट्यूड्स हैं। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, जितने आप इक्वेटर के पास आएंगे उतना टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। सिमिलरली अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड इज हाइट। तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, ठीक है, इक्वेटर से थोड़ी दूर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता रहता है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए सी के पास जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी मॉडरेट रहती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर विंड्स जो हवाएं चलती हैं समुद्र के आसपास वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। देखिए 2 तरह के प्रेशर बनते हैं अर्थ सरफेस पर। एक बनता है हाई प्रेशर, एक बनता है लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। अब देखिए आगे देखिए कैसे ये बनेंगे। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है बैरोमीटर से, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है विंड। विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसको हम विंड कहते हैं। इसको मेजर किया जाता है एनीमोमीटर से, मतलब विंड की स्पीड को चेक किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। विंड जो है वो लोकल हो सकती है, सीजनल हो सकती है और कुछ परमानेंट विंड्स होती हैं। ठीक है, जैसे मॉनसून विंड्स, ठीक है, लोकल विंड्स तो चलती हैं। उसके बाद जैसे ट्रेड विंड्स होती हैं, कुछ परमानेंट विंड्स हैं, तो वो जो है आपने इसमें लिखना है। ह्यूमिडिटी, 4th वन इज ह्यूमिडिटी। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। इसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। और हाई ह्यूमिडिटी लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, फिर बारिश होती है। ठीक है, और लो ह्यूमिडिटी से वेदर जो है वो ड्राई रहता है। प्रेसिपिटेशन, इसको हम रेनफॉल भी कहते हैं, रेनफॉल। तो देखिए एनी फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू अर्थ इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल जो है, बारिश जो है, इसको मेजर किया जाता है रेन कॉज से। और ये हमें बारिश की रेन की शेप में, हेल की शेप में या स्नो की शेप में देखने को मिलती है। ओले वगैरह जो पड़ते हैं, ठीक है, या बर्फ़ पड़ती है तो उसकी शेप में ये हमें यहाँ पर अर्थ पर देखने को मिलता है। उसके बाद कैसे अब वेदर जो है, वेदर के जो एलिमेंट्स वो कैसे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन वर्क टुगेदर टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ रीजन। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिसाइड वेदर अ प्लेस इज हॉट एंड वेट और हॉट एंड ड्राई। देखिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मिलकर ये हमें बताएंगे कि किसी प्लेस की जो वेदर है वो हॉट एंड वेट है या हॉट एंड ड्राई है। अगर खाली टेम्परेचर होगा तो वो बिल्कुल हॉट रहेगा। अगर उसमें ह्यूमिडिटी भी रहेगी तो वो हॉट एंड वेट रहेगा। ठीक है, अगर उसमें लो ह्यूमिडिटी रहेगी तो फिर वेदर कंडीशन जो है वो हॉट एंड ड्राई रहेंगी। सिमिलरली विंड्स एंड प्रेशर सिस्टम्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एयर एंड ब्रिंग रेनफॉल। देखिए हाई प्रेशर विंड्स हमेशा मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो अगर जहां पर हाई प्रेशर है वहां से जो विंड्स, मान लो समर में जो हमारी वाटर बॉडीज है उनके ऊपर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, और लैंड पर समर में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। ठीक है, तो विंड्स हमेशा मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो क्योंकि ये विंड्स जो हैं ये वाटर बॉडीज़ के ऊपर से होते हुए आती हैं तो ये बहुत सारा पानी लाती हैं और
लो प्रेशर वाले एरियाज में गिराती हैं। ठीक है, तो विंड्स एंड प्रेशर जो है ये भी इस तरह किसी प्लेस को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद क्लाउड कवर अफेक्ट्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह जो है ये भी अफेक्ट करती है। दस द लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म्स द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। उसके बाद है सीजन्स। अब देखिए इंडिया के मेजर सीजन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इंडिया के 4 ही मेन सीजन्स हैं। उनमें नंबर 1 है कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर कहते हैं। ये कब स्टार्ट होता है? मिड नवंबर से लेकर लास्ट फरवरी तक। ठीक है, और मिड नवंबर से फरवरी तक दिसंबर एंड जनवरी ये सबसे कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है साउथ टू नॉर्थ। साउथ जो है हमारा इंडियन साउथ जो है ये इक्वेटर के पास है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो देखिए चेन्नई जो है ये साउथ में है। विंटर में टेम्परेचर यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रहता है। विंटर में बिल्कुल स्काईज जो है बिल्कुल क्लियर होते हैं, ड्राई एयर चलती हैं और बिल्कुल लाइट विंड्स हमें उस टाइम देखने को मिलती हैं। ठीक है, स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालयन रीजन्स, जिसकी वजह से विंड्स जो ब्लो करते हैं वो थोड़ी ठंडी हवाएं, खुश्क ठंडी हवाएं हमें देखने को वहाँ उस टाइम मिलती हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश भी होती है, और वो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ये विंड्स हमारे इंडिया में एंटर करती हैं वेस्टर्न साइड से और लिटिल बिट रेनफॉल लाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी राबी क्रॉप्स के लिए, जिसको हम अपनी भाषा में महवत कहते हैं। ठीक है, ये आपने इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद सेकंड है समर सीजन। ये हॉट वेदर सीजन है। ठीक है, अब देखिए समर सीजन की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? वो है मार्च टू मई। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पर बहुत हाई रहती हैं, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, 40 डिग्री टेम्परेचर, इससे भी ज़्यादा जो है वो टच हो जाता है। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है समर सीजन में। इवन कि नदर्न साइड में हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, स्पेशली जैसे राजस्थान है, दूसरी जो स्टेट्स हैं हमारी। ठीक है, उसके बाद समर सीजन में ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लो करती हैं, जिनको हम लू कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। डस्ट स्टॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स एंड लोकल स्टॉर्म्स, जिनको ईस्टर्न इंडिया में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा काल बैसाखी क्या है, तो काल बैसाखी क्या है कि समर सीजन में जो डस्ट स्टॉर्म्स एंड लोकल स्टॉर्म्स चलते हैं, ठीक है, तूफान चलते हैं, तो ईस्टर्न इंडिया में उनको काल बैसाखी कहा जाता है। समर सीजन में क्या होता है कि समर सीजन के एंडिंग के टाइम केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शावर्स यानी बारिश होती है, जो मैंगो की राइपनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम मैंगो शावर्स कहते हैं। ठीक है, यानी समर सीजन के एंडिंग में और मानसून सीजन के थोड़ा पहले केरला और कर्नाटका में जो बारिश होती है, ठीक है, उसको हम प्री मानसून शावर्स कहते हैं। मैंगो की राइपनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को हम मैंगो शावर्स कहते हैं। उसके बाद है मानसून सीजन यानी रेनी सीजन। ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो जून टू सितंबर है, जून टू सितंबर। देखिए इंडिया में मानसून 2 ब्रांचेस से आता है, 2 साइड से। एक आता है अरेबियन सी ब्रांच से और एक आता है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर ये अरेबियन सी है। तो कुछ विंड्स ऐसे ब्लो करती हैं, कुछ विंड्स ऐसे ब्लो करती हैं। तो इंडिया में मानसून जो है वो 2 साइड से आता है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। सडन अराइवल विद थंडर, कभी कभार क्या होता है कि मानसून स्टार्ट तो हो गया, फिर कुछ दिन के लिए मानसून यानी बारिश रुक जाती है, फिर अचानक बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा एकदम बारिश आ जाती है, लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है अचानक। उसको हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, उसको हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो ऑनसेट ऑफ मानसून विंड्स ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री। तो जैसे जैसे मानसून शुरू होता है, मतलब जैसे ही शुरू हुआ तो बारिश हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होने लगती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है बट ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। उसके बाद रेनफॉल जो है वो वेरी करता है रीजन टू रीजन। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारा वेस्टर्न घाट है या नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सबसे पहले
मानसून विंड्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट ही पहुंचेंगी, या आप मेघालय वाली साइड देखोगे क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल के पास है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मानसून जो है बहुत इंपॉर्टेंट किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली क्रॉप्स लाइक राइस के लिए। उसके बाद है रिट्रीटिंग मानसून यानी पोस्ट मानसून, जिसको हम ऑटम भी कहेंगे। ठीक है, ये सीजन है अक्टूबर टू नवंबर। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं? हमारे इंडिया से उस टाइम मानसून विंड्स जो है टोटली विड्रॉ हो जाती हैं, स्पेशली जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है। उस टाइम स्काइज आपको क्लियर दिखेंगे, रेनफॉल कम हो जाएगा, बारिशें कम हो जाएंगी, हाई ह्यूमिडिटी एंड वार्म डेज आपको देखने को मिलेंगे। ये अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अक्टूबर में थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है और डेज जो है वो वार्म हो जाते हैं, जिनको हम अक्टूबर हीट कहते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर में ही हमें देखने को मिलते हैं वार्म डेज, तो अक्टूबर हीट उसको कहा जाता है। साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलेंगे ईस्टर्न कोस्ट पर। ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारी ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल वाला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर हमें साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो विंड्स वापस जाती हैं विड्रॉ होके, तो वो वहीं से बे ऑफ बंगाल से होते हुए आती हैं। ठीक है, तो उस टाइम तमिलनाडु वाला एरिया जो है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है, यहाँ पर बारिशें भी बहुत होती हैं, क्योंकि वो विंड्स जो हैं जब वो वापस जाती हैं मानसून के बाद, तो बे ऑफ बंगाल से होते हुए आती हैं। तो ये है हमारा मानसून सीजन, पोस्ट मानसून सीजन। उसके बाद है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। इंडिया का जो मानसून सीजन है उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इन समर लैंड बिकम्स वेरी हॉट। समर में क्या होता है, हमारी लैंड जो है वो बहुत हॉट हो जाती है। ठीक है, और समर में जैसे हमारा नॉर्दर्न इंडिया देखा जाए, तो नॉर्दर्न इंडिया में गर्मियों में हमारा पूरा ये एरिया जो है वो बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। वहीं दूसरी साइड अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें, तो सदर्न इंडिया वाला नीचे जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो विंड हमेशा ब्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर? एट द सेम टाइम हाई प्रेशर इज ओवर द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन या दूसरी हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, सो मॉइस्चर फील्ड विंड्स, वाटर बॉडीज के ऊपर जो विंड्स होंगी उनमें मॉइस्चर होगा, और जब वो ब्लो करती हैं वो करती हैं सी टू लैंड, मतलब इन वाटर बॉडीज से होते हुए लैंड की तरफ जाएंगी। तो जब वो लैंड की तरफ जाएंगी, वो अपने साथ बहुत सारा वाटर लाएंगी, पानी लाएंगी, और फिर लो प्रेशर वाले एरियाज में उनको गिराएंगे, वो पानी गिरेगा, मतलब वहां पर बारिश होगी। ठीक है, तो व्हेन दीज विंड्स हिट द वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयाज, दे राइज, बढ़ती जाती हैं और उस एरिया को कूल करती हैं, और फिर वहां पर बारिश होती है। दिस इज साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम जून टू सितंबर। क्लियर? ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर इसको डिटेल में लिखा जाए ये तो बहुत लेंथी आंसर बनेगा। सबसे पहले जो मानसून है, ठीक है, सबसे पहले 1 जून को, ये याद रखना, 1 जून को मानसून जो है वो केरला में आता है। उसके बाद 10 जून को ये मुंबई में पहुंचता है। उसके बाद जून के एंडिंग में, ठीक है, 28 जून के करीब जो है ये दिल्ली में पहुंचता है। फिर 1 जुलाई के करीब जो है ये हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया की जो दूसरी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है, हमारा हिमाचल आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, फिर 1 जुलाई के करीब इन एरियाज में रेनफॉल होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, 75% रेनफॉल जो है इंडिया में मानसून की वजह से होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्पेशली हमारी क्रॉप्स जो है, राइस है, कॉटन है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्स भरते हैं, लेक्स फिल होती हैं, और ग्राउंड वाटर भी बढ़ता है। ठीक है, इन्हीं बारिशों की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है, क्योंकि सारा पानी जो है वो हम ड्रॉ आउट कर लेते हैं, लेक्स सूख जाती हैं, तो इनको मेंटेन करने के लिए मानसून का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डैम्स की वजह से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है मानसून इज अ लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। इसको आपने एक्सप्लेन करना है, कैसे मानसून जो लाइन है, मानसून कैसे एक लाइफ लाइन है इंडिया की, कैसे लाइफ लाइन है। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। 60% इंडियन फार्मर्स जो हैं वो डिपेंडेंट है किस पर? मानसून पर। तो जो भी क्रॉप्स हम लगाते हैं, राइस, शुगर केन, पल्सेस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको पानी प्रोवाइड करना। लेकिन वो पानी हम कहाँ से प्रोवाइड करें? कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ये पानी ग्राउंड लेवल से, हम ग्राउंड वाटर जो है वहाँ पर पानी नहीं निकलता है। उसके लिए हमें मानसून पर ही डिपेंड रहते हैं। बारिश हुई तो हम क्रॉप्स लगाते हैं। तो ये मानसून जो है इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, मतलब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस लिखनी है मानसून की। दूसरे नंबर पर है वाटर सप्लाई करता है। जब रिवर्स फिल होंगे तो हम आसानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जैसे दिल्ली, मुंबई के लिए प्रोवाइड होता है। ठीक है, मानसून स्पेशली राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि राजस्थान में तो पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, तो वहाँ पर लोग पानी को हार्वेस्ट करते हैं, जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से जनरेट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी हमारी बढ़ती है। देखिए, गुड मानसून मीन्स गुड क्रॉप्स। तो
क्रॉप्स अच्छी होंगी तो कुदरती बात है हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एनालाइज द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आपने कॉजेज क्लाइमेट चेंज के बताने हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज, यानी क्लाइमेट के चेंज होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, हम लोगों पर क्या इसका असर पड़ेगा, ठीक है। इसके आपने कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। सिंपली हमारा क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी जो एवरेज टेम्परेचर है, मान लो अगर एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री है और वो धीरे धीरे बढ़कर अब 17 हो गया है या 20 हो गया है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, टाइम पर बारिशें नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वही क्लाइमेट चेंज है। अब कारण क्या है? कारण है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है मार्केट में आ गई हैं, हर घर में 3-4 गाड़ियाँ हैं, तो जितना ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी उतना ज़्यादा हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहेगा। उनकी वजह से कितना ज़्यादा स्मोक जो है वो रिलीज होता है। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटेंगे तो कुदरती बात है क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, बारिशें कम होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज होता है। देखिए इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने से क्लाइमेट कैसे चेंज होगा? अब कुदरती बात है इंडस्ट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज से बहुत सारा स्मोक रिलीज होता है, गर्मी बढ़ती है, कुदरती बात है क्लाइमेट चेंज होगा। अर्बनाइजेशन क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ का बढ़ना, ठीक है। अर्बनाइजेशन, लोग गाँव से सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। अब सिटीज़ में आपने देखा होगा रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब जब रोड्स कंस्ट्रक्ट की जाएंगी तो उसके लिए जो हमारे फॉरेस्ट है वो काटे जाते हैं, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से सिटीज़ के बढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अच्छा, यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इतनी पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए एग्रीकल्चर में हमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्लाइमेट के लिए सही नहीं है, ठीक है। ये एक जहर है, बारिश होती है फिर वो ऊपर से बारिश वो जहर के साथ गिरती है, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्लाइमेट को चेंज करने वाला कॉज है, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखिए बहुत ज़्यादा हीट वेव्स बढ़ रही हैं, ठीक है, ये इम्पैक्ट है। समर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि समर्स लॉन्ग होते जा रहे हैं और विंटर शॉर्ट होते जा रहे हैं। वाइल्ड फायर्स का रिस्क बढ़ जाता है। देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुदरती बात है, ठीक है, सूखा बढ़ जाता है, तो सूखे की वजह से क्या होता है कि थोड़ी सी भी अगर कोई मैच स्टिक लगी तो पूरे जंगल को आग लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद है रेनफॉल जो है या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, या जब होगी तो इतनी ज़्यादा होगी कि फ्लड्स आ जाएंगे, या तो होगी ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से ड्रॉट पड़ जाएंगे। तो ड्रॉट होगा तो सूखापन होगा तो कुदरती बात है हमारा एग्रीकल्चर डैमेज हो जाएगा, एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्रॉप्स नहीं लगेंगी तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? जितनी भी हमारी बायो स्पीसीज है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे इसी पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे एलर्जीज़ हैं, ठीक है, हमारी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, तो ये इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद है मेजर कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, और आपने बताना है कि फ्लड्स को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले कॉजेज देखिए, कॉजेज क्या हैं? हैवी मानसून रेनफॉल। मानसून में कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, जैसे बिहार का रीजन देख लो, या जो बिहार में बहुत बारिशें होती हैं मानसून सीज़न में, या कुछ और एरियाज़ हैं जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से फ्लड्स आने लगते हैं। कभी कभार क्या होता है कि रिवर्स हमारे जो हैं वो ओवरफ्लो होने लगते हैं, जैसे गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये तो ऑलरेडी बहुत बड़े रिवर्स है, और इनमें और अगर वाटर यानी कि मानसून जब बारिश होती है, इनमें जब वाटर ऐड होगा तो कुदरती बात है ये फ्लो बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगेंगे, ओवरफ्लो करने लगेंगे, तो जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, ठीक है, तो उनमें वहाँ पर फ्लड्स आएंगे और उन लोगों को दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होगी। ये फ्लड्स आते कैसे हैं? देखो पेड़ कट रहे हैं, क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों के कटने की वजह से फ्लड्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? पेड़ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, पेड़ अपनी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब पेड़ नहीं होंगे तो वाटर जो है फ्लो में एकदम निकल जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लड्स जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्बनाइजेशन क्या है? सिटीज़ का बढ़ना। तो देखिए सिटीज़ में क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि जितने भी सरफेसिस हैं उनको कंक्रीट किया जाता है, उनको पक्का किया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है, लोग ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो कुदरती बात है जब ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो वाटर जो है वो ऊपर से फ्लो करने लगेगा, रोड्स में से
रोड्स पानी से फिल हो जाएंगी, तो कुदरती बात है फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइक्लोन्स और हैवी स्टॉर्म्स, इनकी वजह से भी फ्लड्स आते हैं। जो हमारा कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर जब साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, वाटर में जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो वहाँ पर साइक्लोन्स आएंगे तो क्या होगा, फ्लड्स वगैरह आते हैं। अब कैसे कम किया जा सकता है, देखिए नंबर 1 क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। डैम्स कंस्ट्रक्ट करो, एम्बैंकमेंट्स मतलब वॉल को क्रिएट करना, ठीक है, तो हमें डैम्स को बिल्ड करना चाहिए। तो ये जो वॉल्स, क्रिएशन ऑफ वॉल्स हैं, ये हम वॉल्स क्रिएट करके वाटर के फ्लो को कम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी ज़मीन के अंदर, ठीक है, तो वाटर फ्लो में नहीं आगे चलेगा। ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर मैनेज करना है, प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज करना चाहिए, ठीक है, हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए कि हमारा जो जितनी भी नालियाँ वगैरह हैं उनको साफ़ किया जाए, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से, ताकि वाटर जो स्मूथली फ्लो करे, वाटर लॉगिंग ना हो। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑन हायर एरियाज़। लोगों को बताना चाहिए कि आपने जब भी कंस्ट्रक्शन कोई घर वगैरह बनाने हैं वो हाई एरिया पर बनाओ, क्योंकि जितना लो एरियाज़ पर, अगर आप रिवर्स के आसपास बनाएंगे, लोगों ने रिवर्स के आसपास एरिया कवर किया होता है, वहाँ पर घर बनाते हैं, और जब मानसून में बारिशें होती हैं तो वो पानी में डूब जाते हैं। तो आपको घर जब भी बनाना है तो एक एलिवेटेड एरिया पर बनाना है, यानी थोड़ी हाइट पर बनाना है आपको। उसके बाद फ्लड जोन मैपिंग, तो घर हमेशा आपको वहाँ पर बनाना है जहाँ पर ये फ्लड्स का खतरा कम हो। तो हमेशा पहले मैपिंग करनी है, घर बनाने से पहले आपको मैपिंग करनी चाहिए कि यहाँ पर कहीं फ्लड्स के ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हाउ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स। कैसे ये अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे फ्लड्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, इनकी वजह से कैसे बढ़ जाते हैं। देखिए अर्बनाइजेशन पहले ही मैंने कह दिया, सिटीज़ का बढ़ना। तो जब सिटीज़ बढ़ेंगी तो आपने देखा होगा सिटीज़ में चारों तरफ जो है हर एक गली जो है वो कंक्रीट की जाती है, हर एरिया को कवर किया जाता है, कंक्रीट किया जाता है, तो पानी वहाँ पर एकदम बहने लगता है, ठीक है। रिवर्स के आसपास, लेक्स के आसपास लोगों ने एनक्रोचमेंट की होती है, एरिया को पकड़ा होता है, ठीक है, ज़बरदस्ती लोगों ने घर बनाए होते हैं। तो जब उनमें पानी आता है, जब बारिश होती है, जब ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो फिर वो फ्लड्स की शेप में चलने लगते हैं और लोगों के घर वगैरह सब कुछ तबाह हो जाता है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये कुदरती बात है, आपने देखा होगा कि सिटीज़ में ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़राब है। आप किसी को रोक नहीं सकते, रात के टाइम कुछ न कुछ गंद फेंकते रहते हैं नालियों में, जिसकी वजह से ब्लॉक्स हो जाती हैं। कुदरती बात है, वाटर एकदम फ्लो नहीं करने लगता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इससे फ्लड्स बढ़ते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे, देखिए इंडस्ट्रीज़ में ट्रीज़ वगैरह का यूज़ होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है। अब इंडस्ट्री है तो उसमें कुछ इंडस्ट्रीज जैसे फर्नीचर की इंडस्ट्रीज वगैरह होगी या दूसरा टिम्बर वगैरह जहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो पेड़ काटे जाते हैं, तो एक तो ये इससे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही फ्लड्स बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो रिवर्स में जाता है, हमारा जो रिवर्स वगैरह हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, उनका फ्लो रुक जाता है, तो फिर वो साइड से फ्लो करने लगते हैं और फ्लो हो जाएंगे या, ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऐसे फ्लड्स आने लगते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, लेकिन बिल्कुल सिंपल में ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, आप इजीली इनको समझकर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।